मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लगातार यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिसेस जो हैं लगातार देख रहे हैं। आप इसी प्रकार जो है नियमित रूप से अभ्यास करते रहें और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। RTE 2009 में कितने प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि RTE 2009 में कितने प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2 प्रकार के, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6 प्रकार के और डी विकल्प में दिया है 8 प्रकार के। देखिए RTE 2009 में जो है 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं और देखिए कौन कौन से। पहला देखिए सरकारी स्कूल, दूसरा सहायता प्राप्त जिसे आप एडेड स्कूल कहते हैं, तीसरा जो है विशिष्ट विद्यालय जैसे नवोदय और चौथा जो है निजी स्कूल जिसे आप प्राइवेट स्कूल कहते हैं। ये 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं RTE 2009 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। RTE 2009 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शिक्षण के बोध स्तर का अंतिम चरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है अभिव्यक्तिकरण, बी में दिया है संगठन, सी में दिया है समावेशन और डी में दिया है प्रस्तुतिकरण। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बोध स्तर दिया किसने है। तो देखिए मॉरिसन ने दिया है बोध स्तर। बोध स्तर में कुल 5 चरण हैं। कौन कौन से देखिए, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि बोध स्तर का अंतिम चरण कौन सा है। तो अभी देखिए अभी हमने बताया, पहला खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा समावेशन, चौथा संगठन और पांचवा जो है अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए अंतिम चरण जो है अभिव्यक्तिकरण होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के किस स्तर को पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बोध स्तर, बी में दिया है स्मृति स्तर, सी में दिया है चिंतन स्तर और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए अभी हमने बताया कि बोध स्तर को दिया है मॉरिसन ने और चिंतन स्तर को दिया है मॉरिस पी हंट ने, स्मृति स्तर दिया है हर्बर्ट ने और हर्बर्ट के स्मृति स्तर को ही जो है पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्मृति स्तर में देखिए 5 चरण आते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए स्मृति स्तर में कुल 5 चरण है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। देखिए इन चरणों को दे देता है और पूछता है कि कौन सा चरण जो है स्मृति स्तर का नहीं है। इस प्रकार से सवाल बनता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा था कि पंचपदीय प्रणाली कहते हैं किसे, तो आपका उत्तर होगा स्मृति स्तर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष जो है कितने लोगों ने मिलकर दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 2 लोगों ने, बी में दिया है 3 लोगों ने, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। देखिए बेंजामिन ब्लूम जो है एक यहूदी थे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है 3 पक्ष थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को 1956 में खुद बेंजामिन ब्लूम ने दिया और भावात्मक पक्ष को 3 लोगों ने मिलकर दिया 1964 में। तो देखिए वो 3 लोग कौन थे, ब्लूम, क्राथवेल और मेसिया ने। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो भावात्मक पक्ष है उसे 3 लोगों ने मिलकर दिया, ब्लूम, क्राथवेल और मेसिया ने। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो संज्ञानात्मक पक्ष है वहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में जो है 6 स्टेप्स हैं और वो 6 स्टेप्स से जो है प्रश्न लगातार बनते हैं। देखिए वो 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा जो है मूल्यांकन। देखिए इन्हीं में से दे देता है और कहता है कौन सा जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का चरण नहीं है।
तो आप देख लीजिए कि 6 चरण कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। चलिए, यहाँ प्रश्न पूछ रहा था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष कितने लोगों ने मिलकर दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लोगों ने मिलकर दिया। आइए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष की रचना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है ब्लूम ने, बी में दिया है एंडरसन ने, सी में दिया है क्राथवेल ने और डी में दिया है बी और सी दोनों। देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष को अभी हमने बताया कि 1956 में इसे सिर्फ ब्लूम ने दिया है, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। तो देखिए, वही आपसे पूछ रहा है कि ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष की रचना किसने की। तो देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा एंडरसन और क्राथवेल, अर्थात डी विकल्प सही होगा, बी और सी दोनों। देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष जो है 1956 में ब्लूम ने दिया, बाद में जो है इसे संशोधित किया गया। और संशोधित किसने किया? एंडरसन और क्राथवेल ने। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी द्वारा बताए गए 7 शिक्षण कौशलों में से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए में दिया है मानसिक कौशल, बी में दिया है क्रियात्मक कौशल, सी में दिया है प्रश्न कौशल और डी में दिया है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? शिक्षक का विषय वस्तु के अनुसार हाव भाव बदलना जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एनसीईआरटी द्वारा बताए गए 7 शिक्षण कौशलों में से कौन सा मेल नहीं खाता। तो देखिए, पहले तो यह जान लीजिए कि एनसीईआरटी ने 7 शिक्षण कौशल बताए हैं और कौन कौन से। देखिए, पहला है मानसिक कौशल, क्रियात्मक कौशल, प्रश्न कौशल, चिंतन विकास कौशल, मूल्यांकन कौशल, अनुदेशन कौशल और कक्ष प्रबंधन। तो देखिए, एनसीईआरटी द्वारा बताए गए 7 शिक्षण कौशलों में जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है शामिल नहीं है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है एनसीईआरटी द्वारा बताए गए 7 शिक्षण कौशलों में शामिल नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए 7 शिक्षण कौन कौन से हैं। मानसिक कौशल, क्रियात्मक कौशल, प्रश्न कौशल, चिंतन विकास कौशल, मूल्यांकन कौशल, अनुदेशन कौशल और कक्ष प्रबंधन। ये 7 शिक्षण कौशल जो है एनसीईआरटी ने दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एलन द्वारा बताए गए सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिए, यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एलन द्वारा बताए गए सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाए जाते हैं? तो टीचिंग स्किल। यह जो है एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत दिए हैं और यह सिर्फ शिक्षकों के लिए है। देखिए, उनके पहले तो यह आप जान लीजिए कि उनके 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण की जटिलताओं की कमी का सिद्धांत, शिक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत, चौथा है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत और 5वां है नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। तो देखिए, एलन द्वारा बताए गए सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है प्रजातांत्रिक परिवेश का सिद्धांत। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं। वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा शिक्षण की जटिलताओं की कमी का सिद्धांत, तीसरा शिक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत, चौथा तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, 5वां जो है नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को भी जो है आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट्स कर लेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 चरणों में से एक नहीं है? देखिए, रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 चरणों में से कौन सा एक नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्ण व्यवहार, बी में दिया है अनुदेशात्मक उद्देश्य, सी में दिया है प्रस्तावना और डी में दिया है निष्पादन मूल्यांकन। देखिए, रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 चरण दिए हैं। कौन कौन से?
तो देखिए, पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है पूर्ण व्यवहार, तीसरा है शिक्षण और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन। यहाँ पूछ रहा है कौन सा चरण नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना जो है रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का तीसरा चरण कब चलाया गया? ऑप्शन ए में दिया है 1994 में, बी में दिया है 1998 में, सी में दिया है 1999 में और डी में दिया है 2000 में। देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कहते हैं डीपीईपी, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, इसका पहला चरण जो है आया 1994 में और यह पहले जो है 7 राज्यों में शुरू किया गया, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश जो है शामिल नहीं था। इसका दूसरा चरण आया 1997 में। इसका देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा चरण इसका आया 1997 में। यह 11 राज्यों में लागू हुआ, जिसमें यूपी जो है शामिल था। तीसरा चरण इसका आया 2000 में और बाद में जो है डीपीईपी को जो है इसे जो है मर्ज कर दिया किसमें, एसएसए में, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान में। तो देखिए, पूछ रहा था कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का तीसरा चरण कब आया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000 में। देखिए, पहला आया 1994 में, दूसरा चरण आया 1997 में और तीसरा चरण आया 2000 में। और तीसरे चरण को जो है डीपीईपी को जो है इसे मर्ज कर दिया गया बाद में एसएसए में, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान में। और पहले चरण में जो है 1994 में आया, जिसमें यूपी जो है शामिल नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को क्या उपलब्ध कराया गया? ऑप्शन ए में दिया है शिक्षण सामग्री, बी में दिया है विद्यालय भवन, सी में दिया है शिक्षक और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए, 1986 की शिक्षा नीति में भारतीय स्कूलों की दशा जो है काफ़ी ख़राब थी और न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लेकिन यह पूरी तरह से लागू हुआ 1987 में। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आया 1986 में, लेकिन यह पूरी तरह से लागू हुआ 1987 में। और देखिए, इसमें क्या प्रावधान था, हर विद्यालय में 2 शिक्षक, 2 कमरे और 2 शिक्षक में जिसमें एक महिला शामिल हो। तो देखिए, शिक्षण सामग्री, विद्यालय भवन और शिक्षक, और डी में दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1986 की शिक्षा नीति में जो है भारतीय स्कूलों की दशा काफ़ी ख़राब थी। इसे सुधारने के लिए ही लाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में, न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन पूरी तरह से जो यह 1987 में लागू हुआ प्राइमरी स्तर पर, और इसमें जो प्रावधान दिए गए, प्रत्येक विद्यालय में जो है 2 शिक्षक, 2 कमरे और उन 2 शिक्षकों में भी एक महिला होना आवश्यक था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है प्रयागराज में, बी में दिया है गोरखपुर में, सी में दिया है लखनऊ में और डी में दिया है आगरा में। देखिए, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान का जो है, इसे इंग्लिश में जो है SIET के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और यह कहाँ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के अंतर्गत कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 4.5 लाख, बी में दिया है 5 लाख, सी में दिया है 5.5 लाख और डी में दिया है 6 लाख शिक्षकों को। देखिए, वर्ष 1993-94 में इस प्रोग्राम के तहत जो है लक्ष्य लिया गया था 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद संवाद विधि किसने दी है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाद संवाद विधि किसने दी है? ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु ने, बी में दिया है प्लेटो ने, सी में दिया है हेनरी आवर स्ट्रेट ने और डी में दिया है सुकरात ने। देखिए हमने बताया, इससे पहले प्रैक्टिस में लिया गया था यह क्वेश्चन। अरस्तु ने दी थी आगमन विधि और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो अरस्तु। प्लेटो ने दी है संवाद विधि और सुकरात ने दिया है प्रश्नोत्तर विधि को, और वाद संवाद विधि दी है हेनरी आवर स्ट्रेट ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों में, और सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दें क्लास को। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करें अपने मित्रों में। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभ्यास विधि को किसने दिया है? ऑप्शन ए में दिया है पेस्टोलॉजी, बी में दिया है आर्मस्ट्रांग, सी में दिया है मारिया मॉन्टेसरी और डी में दिया है फ्रोबेल। देखिए आर्मस्ट्रांग ने दी है अन्वेषण विधि और मॉन्टेसरी प्रणाली की जनक है मारिया मॉन्टेसरी। खेल विधि दी है फ्रोबेल ने और अभ्यास विधि को दिया है पेस्टोलॉजी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा जो है किसने दी है? ऑप्शन ए में दिया है स्टीवेंसन ने, बी में दिया है हेल्मस्टेडर ने, सी में दिया है ड्रेबर ने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी है स्टीवेंसन साहब ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। इन 15 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ।